हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें कर ली है कि किस प्रकार से डाइजेशन कंप्लीट होता है और कौन से प्रकार से वो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है। ठीक, और इसमें हमने ये भी बात की थी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड हमने बातें की है उसमें हमने ये कहा था कि एक्टिव और पैसिव, ये दो वर्ड हमने यूज किए थे, एक्टिव और पैसिव। यहां पर मैंने आपको ये कहा था कि इसमें एटीपी का यूज होता है और ये बिना एटीपी के। लेकिन पैसिव में भी यहां पर हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा था बच्चों सिंपल और एक हमने पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां पर मैंने आपको कहा था कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। देखो, इसके लिए मैंने आपको जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर बना के बताई थी। उसमें मैंने आपको कहा था फॉस्फेट और लिपिड से वो मिलकर बनी होती है। इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो प्रकार की डिश होती है, यानी कि एक तो जल से स्नेह रखने वाली और एक जल से जल विरागी का मतलब था कि जल से नफरत करने वाली। तो उसके अंदर हमने ये बना लिया था इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमने कहा था कि देखो एक बार दोबारा ये आप सुनना कि पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है। ये सिंपल सा है, एटीपी का यूज हो रहा है, एक्टिव और नहीं हो रहा है तो ऐसे ए मिला देना, एक्टिव हो जाएगा, और पैसिव इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है। अब अपने को समझना है सिंपल और फैसिलिटेटेड में। तो सिंपल में मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ कोई कंपोनेंट पड़ा है और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी की सहायता से चला गया। यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, तो यहाँ से चला गया। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस प्रोटीन से जुड़ेंगे और फिर ये प्रोटीन इनको अंदर ले जाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसीलिए हमने इसको कहा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों सुसाध्य विसरण। तो ये तो बात हो गई थी हमारी एब्जॉर्प्शन रिलेटेड। इसमें मैंने आपको ये कहा था कि डाइजेशन के बाद में जो भी हम भोजन ले रहे हैं उस भोजन से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, यानी कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जिसको हमने एक वर्ड काम में लिया था। तो वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट कौन कौन से, जिसमें हमने कहा था ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, एमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, लिपिड है, और उसमें सोडियम क्लोराइड आयंस की भी हमने बात की थी। दूसरा मैंने आपको इसमें बताया था कि आपको याद रखना है एक्टिव से कौन से होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से कौन से होते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कौन से होते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट बनवा दिया था। वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आज हम बात करेंगे कि जो गट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हम बात करेंगे कि डाइजेशन जो हो रहा है उस डाइजेशन होने के बाद में जो पदार्थ बनेंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे, उनका अवशोषण हमारी इंटेस्टाइन में या हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है उनके अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार से होता है। क्लियर? अब अपन आगे यहां बात करें। सबसे पहले देखो, मैंने बच्चों आपको ये पढ़ाया था कि जो टाइलिन एंजाइम है बक्कल केविटी में पाया जाता है। इस बक्कल केविटी वाले टाइलिन एंजाइम क्या करता है बच्चों, स्टार्च का डाइजेशन करता है। कितने परसेंट? 30% स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है? लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम। क्लियर? अब लार में जब इसका डाइजेशन हो रहा है तो उसके बाद में आधा चला गया डाइजेस्ट होके, फिर बाकी तो 70% बच जाए, वो उसका कहाँ हो जाएगा, आगे इंटेस्टाइन में हो जाएगा। अब अपन डाइजेशन की बात न करके अपन यहाँ बात करेंगे कि बक्कल केविटी में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो एलिमेंट्री केनाल के जो पार्ट हैं अलग अलग, इनमें कौन कौन से पदार्थों का अवशोषण होता है। ठीक है, दिख रहा है ना? तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे बक्कल केविटी के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ अपन लिख लेते हैं
अपन पढ़ेंगे स्टोमक। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इनके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। देखो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ याद रखने हैं और मैं यहाँ पे इनको याद करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि जो दवाइयाँ, कुछ ड्रग्स जिनको हम लेते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो कुछ ड्रग्स की अपन बात करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनका अवशोषण बक्कल केविटी में हो जाता है, जीभ के नीचे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बक्कल केविटी में। ये एक पॉइंट आपको याद है। बक्कल केविटी की बात होगी, स्टोमक की बात करते हैं। स्टोमक में कौन कौन से प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर लगाते हैं ग्लास। ये जो ग्लास है बच्चों, इस ग्लास के अंदर अपन भरेंगे एल्कोहल। क्या भरेंगे बच्चों, एल्कोहल। ये हमने क्या भर दिया इसमें, एल्कोहल। ठीक, उसके बाद एल्कोहल जो है, केवल एल्कोहल जो है वो टेस्ट में क्या है, कड़वा, इसलिए इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। अकेले एल्कोहल को नहीं लेके क्या कर लेते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं करना है। इसमें अपन ने क्या मिलाया बच्चों, पानी मिला। क्या क्या मिलाया बच्चों, पानी मिला दिया, एल्कोहल मिला दिया, पानी मिला दिया। अब हम चेक कर रहे हैं कि यार ये तो वापस फिर भी कड़वा लगा, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल शुगर जो होती है, ये सिंपल शुगर हम इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पर इसके अंदर क्या डाल दी, सिंपल शुगर। आई बात समझ में। अब ये पीने लायक बन गए और अपना स्टोमक का काम है। क्या बताया मैंने, ग्लास लिया, एल्कोहल मिलाया, एल्कोहल में पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें क्या कर दिया, कुछ शुगर उसमें डाल दी ताकि उसका जो टेस्ट हो जाए, जो मीठा हो जाए। अब आप यहाँ देखो कि स्टोमक के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, एल्कोहल, वाटर और सिंपल शुगर। ठीक है, ठीक है, दो चीजें हो गई। उसके बाद में अपन यहाँ आगे बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, डाइजेशन की बात कर लो या फिर एब्जॉर्प्शन की बात कर लो, सबसे ज्यादा मेजोरिटी की हम बात करते हैं तो वो आएगी जो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों आएगी, क्योंकि स्टोमक से जो काइम निकल के आता है ड्यूडेनम में, वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बाइल वहाँ पे रिलीज हो रहा है, पेनक्रियाटिक जूस वहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो मैंने आपको ये कहा था कि ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, जो मैक्सिमम डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। अधिकांश जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट हैं उनका अवशोषण, उनका एब्जॉर्प्शन बच्चों कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये चीज आपको याद है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका यहाँ पर अवशोषण होता है,
बताओ देखो, मेजोरिटी मैंने ली है, ये तीन या चार चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी। इसके अलावा कौन कौन से हैं जो हमने डाइजेशन के दौरान पढ़े थे कि हाँ ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं डाइजेशन के बाद में, एक दो का नाम याद करो देख, आया क्या याद? सबसे पहले हमने लिखा है बच्चों ग्लूकोज, याद आया? फ्रुक्टोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, और कुछ आयंस की हमने बात की थी, NaCl को तोड़ोगे क्या हो जाएगा? सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट याद रखना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और सोडियम और क्लोराइड आयनों का भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ तक ये हो गई अपनी अवशोषण की बात। लार्ज इंटेस्टाइन में भी अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो पानी की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा जो अवशोषण की जो दर होती है, रेट होती है, वो क्या होती है बच्चों? वो कुछ ड्रग्स, मिनरल्स, ठीक है, ये बात हो गई अपने वो सारे प्रोडक्ट जो डाइजेशन के बाद में बनते हैं और उनका अवशोषण कहाँ कहाँ पर होता है। ये लो, ये जो चार्ट अपन ने बनाया है, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ ड्रग्स की भी बात करते हैं। कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? बक्कल के ठीक होता है, और कुछ का लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन और बक्कल के, दोनों में से एक पूछे तो आपको क्या बताना है कि देखो एक ही बार ये आएगा कि ड्रग्स कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है, तो ये दो आपके पास में इसके ऑप्शन है। उसके बाद में स्टोमक की अपने बात कर ली कि इसमें एल्कोहल का अब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का होता है और सिंपल शुगर का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा कि सबसे मैक्सिमम जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है उनका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वहीं पे होता है, और ये कौन कौन से हैं ये मैंने आपको इनके नाम बताया। ठीक, उसके बाद वाटर की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, और मिनरल्स, ये सारे कहाँ हैं? फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बात करें। इसकी छोटे, ठीक है, देखो ये यहां तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे अपन आगे, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उस लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेशन में यदि हम बात करते हैं या एब्जॉर्प्शन में बात करते हैं तो उसका बहुत ही कम रोल होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर उनकी बात करेंगे। देखो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन का एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, उसमें कौन सा पार्ट कहाँ होता है ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, तो आप साथ साथ एक बार उसको बोलने की कोशिश करना कि ये कौन सा पार्ट में यहाँ बना है। देखो बच्चों यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट,
यहाँ जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड पार्ट। कौन, क्या नाम था बच्चों उसका? इलियम। क्या नाम था? इलियम। ये देखो, ये हो जाएगी बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के पास में, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है, जिसको हमने इलियम कहा है, ये यहाँ पे जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। जहां पे अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर देखो, मस्कुलरिस जो पार्ट था, उस मस्कुलरिस में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दो मसल्स होते हैं। तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो मसल्स हैं, ये लोग बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, आप देखो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर कि ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का और लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वर्मिफोरम अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो पार्ट है ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ से क्या होता है? बंद। तो आप इसको बोलोगे ब्लाइंड से। क्या बोलोगे बच्चों? ब्लाइंड से। क्लियर? याद रह जाएगा। इसको आप लिखे, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ये बंद है, इसलिए क्या बोलते हैं? ब्लाइंड से। क्योंकि इसकी बात हमने पहले कर दी, तो उसको नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ। देखो सिक्का हो गया। ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर स्फिंक्टर पाया जाता है ताकि वो बैक फ्लो को, ठीक। इस स्फिंक्टर का जो नाम है बच्चों वो होता है इलियोसिकल। देखो क्या नाम है? इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है, अब इसको आपको याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है इसका। देखो इलियम सिक्कम, इलियम सिक्कम दोनों को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का आया हुआ पार्ट वापस, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं। ठीक, सिक्कम हो गया। ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको क्या कहा था हमने? कोलन कहा। तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? असेंडिंग। ठीक, ट्रांसवर्स कोलन, ये नाम मैंने आपको पहले बता रखे हैं, इससे बता रहे हैं। ये हो जाएगा डिसेंडिंग। ये वाला जो पार्ट दिखा आपको अंगुली हुआ, या वर्मीफोरम, जो वर्मी होता है ना कीड़ा, उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है ये, इसलिए इसका नाम इसका अपेंडिक्स है। और वर्मी जैसा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वर्मीफोरम अपेंडिक्स। चाहो तो आप इसको आप लिख सकते हो, या मैं लिख रहा हूँ वर्मीफोरम। ये वाला जो पार्ट है ये होता है सिग्मोइड। ठीक, यहाँ पर ये जो लास्ट पार्ट है इसको कहते हैं रेक्टम, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो जाएगा बच्चों पेनिस। देखो क्या क्या बताया मैंने आपको, एक बार आप इसमें देखो, फटाफट देखो। क्या हो? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्टिंग पार्ट सिक्कम है, इलियम से जुड़ा हुआ है, बीच में वाल पाया जाता है, इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं, कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा, सिग्मोइड हो गया, लास्ट रेक्टम हो गया,
इसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ आता है वो यहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, अब एक चीज जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो सिक्कम होता है, इस सिक्कम के अंदर सेम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और सेम्बायोटिक बैक्टीरिया का काम क्या है, जो कुछ विटामिन का संश्लेषण करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं होम ऑफ सेम्बायोटिक, होम ऑफ सेम्बायोटिक बैक्टीरिया। वैसे इसमें कुछ भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से आने वाला जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड से यहाँ पाए जाने वाले सेम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ विटामिन का संश्लेषण करते हैं। और बच्चों वो विटामिन का अपन नाम यहाँ लिख देते हैं, विटामिन बी और विटामिन के। ये आपको याद रखना है, विटामिन बी एंड कहाँ पर, इस सिक्कम। क्या कहा मैंने दोबारा सुना, ये बात कंप्लीट समझ में आ गई। मैं कह रहा हूँ कि सिक्कम जो होता है, डिफाइंड पार्ट है, यहाँ पे कुछ सेम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड से विटामिन का संश्लेषण करते हैं। कौन सी विटामिन, बी एंड के। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, विटामिन बी और विटामिन, ठीक है। अब आप आगे बात कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको ये कहा है कि ये जो फोल्ड बने हुए हैं इसके अंदर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस, सीरोसा, वो सारे पार्ट। मस्कुलेरिस में मैंने आपको दो मसल्स का नाम बता रखा है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो होती है, इस लॉन्गिट्यूडिनल 2 से 3 बैंड इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। देखिए ये जो बैंड है यहाँ पर ये पाया जाता है, और इनके जो बैंड हैं, इन बैंड्स को बोलते हैं बच्चों टीनिया कोलन। और ये बैंड टीनिया कोलन क्या है, बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, टीनिया कोलन। क्लियर है। उसके बाद में ये वाले जो 3 बैंड मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल थे, इसमें इसके क्या हो गए, ऐसे दूसरी ओर है, उन तीनों का बैंड बन गया यहाँ पर, और ये बैंड क्या कहलाता है, टीनिया कोलन कहलाता है। उसके बाद में जैसे अपन कह रहे हैं कि हमारे पास में एक कोई बड़ा सा पॉलिथीन का पाउच है, अब उस पाउच में हवा भरी हुई है, अब वो उसको दोनों ओर से दबा देंगे सर, ठीक, दबा देंगे, वो छोटा पाउच बन जाएगा, बड़ा था क्या बन गया छोटा। तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे, ये सारे क्या है, पाउचेज। और इस इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले ये जो पाउचेज हैं, इन पाउचेज को बोला जाता है बच्चों होस्ट्रा। क्या बोलते हैं, होस्ट्रा कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत, दोबारा सुना क्या कहा मैंने, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और ये सिग्मा टाइप में है सिग्मोइड कोलन, हमने इसको नाम दे। लास्ट पार्ट रेक्टम है, जिसमें क्या होता है, अपशिष्ट या डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दोनों जहाँ बाइंड ये जो जुड़ती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम, वहाँ पे का स्फिंक्टर होता है, इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है। क्लियर। यहाँ पे ये वर्मिफोरम अपेंडिक्स है। सिक्कम के अंदर क्या होता है, सेम्बायोटिक बैक्टीरिया विटामिन बी और के का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के कुछ बैंड्स होते हैं, 3 बैंड्स होते हैं, और ये तीनों बैंड क्या बनाते हैं, टीनिया कोलन कहलाते हैं। अब आप आगे देखो कि ये जो इसमें पाउचेज बने हुए हैं, यदि बड़े को दबाएंगे तो पाउच बन जाएगा, छोटा पाउच। ये छोटे छोटे जो पाउचेज हैं इनको क्या बोलते हैं, होस्ट्रा कहते हैं। चले आगे। ये वाला जो पार्ट है रेक्टम की अपन बात करेंगे, यहाँ रेक्टम जो होता है, इस रेक्टम में यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड अपशिष्ट पदार्थ आता है इसको बोलते हैं फीकल, ठीक है। और यहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों 2 स्फिंक्टर,
ये होता है स्मूथ मसल से बना, और ये वाला जो है बच्चों ये होता है स्केलेटन। स्केलेटन और स्मूथ मसल्स में क्या डिफरेंट है ये मैंने आपको बता रहा। स्मूथ मसल्स और स्केलेटन मसल से ये बना हुआ स्फिंक्टर यहाँ इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब ये अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर आएगा, देखो तंत्रिका वाला जो है ना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एजेशन। कि अंदर हम अंदर कैसे ले रहे हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। तो ये वाला जो फिगर है ये यहाँ पर आएगा, और स्मूथ मसल्स जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, प्रेशर। इसमें क्या आएगा, तनाव होगा, इसमें तनाव होगा। तो यहाँ से तंत्रिका से ब्रेन के बाद में सूचना जाएगी कि यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ इसको बॉडी से बाहर रिलीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे तो है नहीं कि तुरंत यहाँ से सूचना मिलते ही ये तुरंत ओपन हो गया और जो पदार्थ था वो सारा बॉडी से बाहर, ऐसे तो सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए यहाँ नीचे ये जो दूसरा स्फिंक्टर है वो स्केलेटल मसल्स होता है, यानी कि इसको आप बोल सकते हो इनवॉल्यूंटरी, और ये हो जाएगा वॉल्यूंटरी, यानी कि एच। अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ओपन होगा, इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो सूचना मिलेगी कि हाँ अपशिष्ट पदार्थ है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना है। अब उचित समय देखा और इसको क्या कर दिया, इसको ओपन किया और क्लियर। रिडक्शन बोलते हैं, ये कंप्लीट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर रिलीज करने में क्या भूमिका है वो मैंने आपको यहाँ बताया। इसको वर्कआउट करो। उसके बाद में अपना जो हम बात करेंगे, जो डिजीज ये इसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं कि कौन कौन से डिजीज हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। चलो आगे बात करें। Disorders of digestive system. Disorder of digestive system। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉन्डिस, जिसको बोलते हैं पीलिया। जॉन्डिस, पीलिया। देखो बच्चों, जॉन्डिस जो है पीलिया और पीलेपन से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि जब पीलिया होता है किसी को तो उसकी बॉडी पीली पड़ जाती है, उसका रीजन क्या है? थोड़ा सा आप इधर देखो कि जो लीवर होता है, ये मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग में कि किस प्रकार से जब आरबीसी टूटती है तो आरबीसी के पदार्थ यहाँ पर आएंगे। ये लीवर हो गया, मैंने ऐसे बनाया था, ये हो जाएगा स्प्लीन। आरबीसी का ये स्प्लीन का कनेक्शन किससे है, सीधा लीवर से। यहाँ पे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, इससे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं वो कहाँ आते हैं बच्चों, लीवर में आते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे उसको डाइजेस्ट करके या उसका कुछ पदार्थ वहाँ से बाहर निकाल के उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। बोलो यहाँ तक ठीक है क्या? याद आया कुछ? क्या है? बिलीरुबिन बिलीवर्डिन स्प्लीन से यहाँ पर आएंगे। लीवर क्या करेगा, स्ट्रिप्टोबिन या स्ट्रिप्टोबिन
में इसको कन्वर्ट कर देता। स्टेरकोबीन में क्या कर देता है बच्चों, कन्वर्ट कर देता है। स्टेरकोबीन जो है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन से बनता है, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन से बनता है तो जो फीकस होता है जो पदार्थ है उसके कलर के लिए स्टेरकोबीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, यदि ये नहीं होगा तो उसका कलर भी येलो नहीं होगा, क्योंकि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन से क्या बन रहा है तो स्टेरकोबीन। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जॉन्डिस जो होता है, देखो ये तो क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। क्या है बच्चों, नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जब जॉन्डिस होता है तो उस समय क्या कंडीशन होगी, उस समय कंडीशन ये होगी इसकी मात्रा घट जाएगी, या ये काम करना, इसका काम कम हो जाएगा, बाइल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपको याद रखना है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है उनकी मात्रा क्या जाती है, बढ़। कहाँ कहाँ बढ़ जाती है तो देखो, ये पोजीशन हो bilirubin and biliverdin in sclera of eyes, skin and देखो पसीने के साथ में भी ये क्या होती है बच्चों, रिलीज। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यदि आँख की जो स्टेरा है जो व्हाइट कलर का होता है वो स्टेरा है, उसमें पिगमेंट जमा हो जाएगा तो आँख कैसे दिखेगी, येलो। स्किन में जमा हो जाएगा तो स्किन से दिखाई देगी येलो। पसीना जो होता है, पसीना भी फिर क्या निकलता है, पसीने के साथ यदि रिलीज होते हैं तो क्या होते हैं, ये येलो कलर का रिलीज होता है। ये तो हो गया बच्चों इसकी कहानी, इसका लक्षण ये होता है। अब यदि अपन बात करते हैं इसका रीजन, क्या कारण है कि ये कंडीशन हो जाती है, बताओ। देखिए इसका जो रीजन है वो आप याद रखोगे कि लीवर जो है, उस लीवर के कार्य करने की जो एक सीक्वेंस है, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो बदल जाती है। ठीक है, एक सिस्टम इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। लीवर क्या कर रहा है, बाइल की मात्रा ज्यादा बना रहा है या उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। एक तो ये, एक हम कह रहे हैं कि बाइल का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, या आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो भी क्या हो रहा है, ज्यादा। यहाँ पर कुछ रीजन से यहाँ बात कर लेते हैं। आरबीसी ब्रेकडाउन, क्लियर। आरबीसी ब्रेकडाउन बढ़ जाता है तो आरबीसी का जब ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा तो भी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ या हम कह रहे हैं कि जो बाइल का रिमूवल हो रहा है वो भी क्या है, बढ़ रहा है। ये कारण है। दोबारा सुनो, हम कह रहे हैं कि लीवर में कोई दोष हो गया, कोई भी लीवर की जो कार्य प्रणाली है वो क्या हो जाएगी बच्चों, बिगड़ गई। ये आपको याद रखना है। लीवर्स में कुछ असामान्यता, कुछ एब्नॉर्मलिटीज आ गई, या हम कह रहे हैं कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ गया, या हम कह रहे हैं कि जो बाइल का रिमूव हो रहा है, यहाँ लीवर से जो बाइल बाहर निकलता है उसकी मात्रा बढ़ गई। जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, आवश्यकता से अधिक कोई चीज आ रही है तो वो उसको दूसरी जगह पे डालना ही पड़ता है, और जब उसको दूसरी जगह पे डालेंगे तो वो क्या होगा, ये कंडीशन, ये विकार रूप ले लेता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जॉन्डिस बोलते हैं। ये आपका जॉन्डिस। और करो, तीन और उसकी ओर बात करें। जॉन्डिस के बाद में अपन बात करेंगे सेकंड की, वोमिटिंग, उल्टी होना।
तो यहाँ पर आप देखो कि हमने ये पढ़ रखा है कि जो स्टोमक होता है, एक बार स्टोमक में जो भोजन आ गया है वो कहाँ जाएगा बच्चों? आगे जाएगा। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, लेकिन वोमिटिंग जो होता है तो ये इनवॉल्यूंटरी मेथड होता है, और इसमें क्या होता है कि जो वो इसमें स्टोमक में जो भी फूड पड़ा हुआ है उस सारे भोजन को मुख के द्वारा क्या करते हैं? इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ, यानी कि स्टोमक में जो भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसको मुख के द्वारा बाहर निकालना क्या है? वोमिटिंग होता है। क्लियर? और ये किसी भी प्रकार की समस्या के कारण हो सकता है, या अनडाइजेस्टिव कंडीशन हो गई, या फिर कुछ भी बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं जैसे लिपिड को ले लिया और वो क्या हो रहे हैं यहाँ डाइजेस्ट होने में, या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ जो एंजाइमेटिक जो प्रोसेस है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं? बॉडी से वापस बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इनका डाइजेशन आगे होता तो है, लेकिन ये क्या करेंगे? आगे डाइजेशन क्या कर देंगे? बिगाड़ देंगे। आगे देखो, डायरिया की बात करते हैं। मैंने कहा था कि जो अभी लार्ज इंटेस्टाइन अपने पढ़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एक्यूशन क्या होता है? ज़्यादा वही क्या होता है? हम करेंगे इसमें से जो प्रोडक्ट जा रहा है या जो फूड यहाँ से निकलेगा वो इधर से निकलता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या कर लिया जाता है? उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन मान लो कि इसमें किसी कारणवश क्या हो रहा है, इसके अंदर जो मूवमेंट था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको कहा था हमने, जो इसमें मूवमेंट जो होता है गतियां, जिससे ये फूड आगे की ओर मूवमेंट करता है, आगे की ओर चलता है। पीछे से यहाँ से बंद होगा, ये खुला रहेगा, फिर ये बंद होगा, फिर इसके आगे खुल जाएगा, फिर ये बंद होगा, फिर यानी कि पीछे से धक्का लगता है और ये आगे चल जाएगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। टू मैनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये मूवमेंट बढ़ेगा तो भोजन का यहाँ से निकलने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, या आप कह सकते हैं कि जो बाहर इनको निकाला जा रहा है उसका टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वो रुकेगा ही नहीं, यहाँ पे नहीं रुकेगा, तो उसमें से पानी की मात्रा क्या होगी बच्चों? एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और पानी की मात्रा यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगी तो जो फिकल है उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे फिकल लिक्विडिटी हो जाती है। ठीक है, लूज मोशन जो होते हैं उनमें ये कंडीशन होती है। दूसरा ये कह रहे हैं कि यहाँ से जब वो रुकेगा ही नहीं तो पानी का अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? लेस एब्जॉर्प्शन हो। दूसरा इसके अंदर क्या होता है बच्चों? एक चीज और आपको ध्यान रखना है, पानी का अब्सॉर्प्शन नहीं होगा, तो पानी का अब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो इसके अंदर क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो जो फिकस जो बाहर लीक होगा वो भी क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में ही होगा। दूसरा इसका डाइजेशन से जो एब्जॉर्ब यानी जो पदार्थ बने थे उनका भी अवशोषण कंप्लीट नहीं हो पाता है, उनको ऐसे कैसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ रहे हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा? बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। जो हो गया बच्चों डायरिया, वोमिटिंग, डायरिया। उसके बाद में बात करते हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ इसका ये उल्टा है, इसमें हम कह रहे हैं कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ जाते हैं, इसमें क्या हो जाता है? घट जाता है। देखो वेरी लेस पेरिस्टाल्टिक। दूसरा यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? ये अधिक समय तक रुक रहा है तो पानी का अवशोषण क्या हो जाएगा? इसके अंदर बच्चों बढ़ जाएगा। पानी का अवशोषण बढ़ जाएगा तो जो फिकस है वो क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, ठोस, अधिक ठोस बन जाएगा। ये होता है इसके अंदर। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें कम हो जाते हैं और पानी का अवशोषण बढ़ जाता है। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक दोषपूर्ण किसी कारणवश पाचन नहीं होना क्या कहलाता है? इंडाइजेशन कहलाता है। और इंडाइजेशन होने के रीजन क्या होते हैं बच्चों? एक तो लेस एंजाइम, लेस एंजाइम का मतलब होता है कि कुछ एंजाइम्स की कमी होना, किसी कारणवश मान लो कि एंजाइम नहीं आ रहे हैं, तो नहीं है एंजाइम नहीं आएंगे तो भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। टू मच फूड इनटेक, आवश्यकता से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति भोजन ले रहा है तो उसमें भी इनडाइजेशन की कंडीशन हो जाती है, पेट भरा भरा रहता है। कुछ होते हैं कि स्वाद के कारण लिमिट होती नहीं है और ज़्यादा ले जाते हैं उसके बाद मुझे क्या पता लगता है कि यार मेरे को डाइजेशन में दिक्कत होगी, दवाई ज़्यादा होगी। ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा भोजन लेने से हो जाता है। स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन ज़्यादा किया जाता है तो भी इनडाइजेशन हो जाता है। और एंजाइटी, चिंता,
यदि आपको किसी बात की चिंता हो गई है तो भी भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लग रही है वो भी क्या है बच्चों, इनडाइजेशन। यानी कि जो एंजाइमेटिक जो प्रोसेस है, मोस्टली आपको याद रखना इंडाइजेशन में क्या होता है कि जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, और एंजाइमेटिक प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो डाइजेशन की प्रोसेस भी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और डाइजेशन की प्रोसेस स्लो होने का मतलब क्या है, इनडाइजेशन होता है। जैसे जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वो 10 घंटे में हो रहा है, तो क्या हो गया, इनडाइजेशन। ये डाइजेशन से रिलेटेड बात अपनी होगी। 1-2 पॉइंट इसमें और बचे हैं और लगभग अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आज वाले में जो मैंने आपको बताया है ये लास्ट एंडिंग का पार्ट है, एनसीईआरटी में कंप्लीट किया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा होती है। और एक चीज़ याद रखना बच्चों कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर हैं अपने, उन चैप्टर में आप देखोगे कि लास्ट वाला जो पेज होता है उसमें 4 से 5 डिजीज या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर दिए होते हैं। जैसे अपन डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर दिए हुए हैं, यदि अपन बात करते हैं आगे एक्सपायरेशन में तो उनमें सब में दिए हुए हैं। तो या एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इन डिसऑर्डर्स में से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ढंग से इनको क्लियर करना है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।